देखो, पर यूनिट जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, ये हम लोग का क्लास है पावर सिस्टम 2 का। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या, पर यूनिट का कुछ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है, पर यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है। पर यूनिट होता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, यही होता है। एक्चुअल वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होता है, ये तो गिवन होता है ना, और इसको बेस वैल्यू को हम लोग, चार बेस वैल्यू होता है, चार क्वांटिटीज होता है, ठीक है। क्या क्या, वोल्टेज, करंट, पावर और इम्पीडेंस, जिसमें किसी दो को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एनी टू वी सेलेक्ट, और रिमेनिंग टू वी कैलकुलेट। अगर एक मिनट के लिए एक्चुअल वैल्यू को हटा दें तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस वैल्यू, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अगर मान लो पर यूनिट एक, मतलब पर यूनिट 1 दिया हुआ है, पर यूनिट 1 जो है ये गिवन है, पर यूनिट 1 है, तो ये कौन से बेस वैल्यू पे गिवन होगा, तो ये बेस वैल्यू 1 पे गिवन होगा। हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि पर यूनिट 2 में कैलकुलेट करो, मतलब कैलकुलेट करो, और हम लोग को बेस वैल्यू 2 का वैल्यू दिया हुआ है, बेस वैल्यू 2। हम लोग को क्या अभी देखे जस्ट हम लोग इससे पहले, पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस वैल्यू। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस वैल्यू, ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम लोग बॉक्स में बंद करें, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो, हम इसलिए थोड़ा सा घुमा रहे हैं इसमें कि तुम लोग को बाद में बहुत आसान लगने लगे, अदरवाइज लोग फार्मूला को रट लेते हैं। फार्मूला बिल्कुल भी रटना नहीं है, सारा चीज़ डेराइव हो जाएगा बहुत इजीली। पहले केस में यहाँ पे पर यूनिट 1 है, हाँ यहाँ पे 1 है, तो बेस वैल्यू 1 होगा। इसका नाम दे दो इक्वेशन 1। दूसरे केस में अगर हम लोग यहाँ पे पर यूनिट 2 करेंगे तो बेस वैल्यू 2 हो जाएगा, इसको दे दो इक्वेशन 2। क्लियर है। 1 को ओल्ड मान लो, जो 1 है, मतलब ये गिवन था ना, 1 को ओल्ड मान लेंगे, ओल्ड पर यूनिट या ओल्ड, और 2 को हम लोग मान लेंगे क्या, न्यू। मतलब पर यूनिट 2 पूछा है, मतलब न्यू पर यूनिट का वैल्यू निकालना है। पर यूनिट का 1 का वैल्यू गिवन है, मतलब पहले से कुछ वैल्यू गिवन है, तो उसको हम ओल्ड बोल रहे हैं, 2 को हम न्यू बोल रहे हैं। उसी तरीके से बेस वैल्यू 1, मतलब पहले जो बेस वैल्यू दिया हुआ है उसको हम ओल्ड बेस वैल्यू बोलेंगे, जो बाद में जो हम लोग जिस वैल्यू पे पर यूनिट निकालना है उसको हम लोग बोलेंगे न्यू बेस वैल्यू। क्लियर है। अब सिंपली सर क्या करो, ये इक्वेशन ना नहीं को, समझ आया नहीं समझ आ रहा है, एक सर। मिनट, यहाँ पे जो पर यूनिट 1 लिए वो नहीं समझ आ रहा है, वो बता दीजिए। ठीक है। देखो, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू तो एक नंबर है ना, जो कि गिवन होता है यस सर। क्वेश्चन में, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, एक पर यूनिट का वैल्यू गिवन होता है, एक बेस वैल्यू का गिवन होता है, मतलब बेस वैल्यू गिवन होता है, और हम लोग को बोलता है कि दूसरे पर यूनिट का वैल्यू फाइंड करो दूसरे बेस पे। तो इसी के लिए हम लोग पर यूनिट का बेस वैल्यू से रिलेशन फाइंड किए, क्या होता है, तो पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस वैल्यू। ठीक है।
उसी सेम इंफॉर्मेशन को, ये जो था इसको हम लोग लेकर के यहाँ पे आए। पर यूनिट पहला जो गिवन है, गिवन को हम लोग ओल्ड बोलेंगे ना, और कैलकुलेट करना है इसको हम लोग न्यू बोलेंगे। उसी तरीके से बेस वैल्यू 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड बोलेंगे, ओल्ड बेस वैल्यू, इसको बोलेंगे न्यू। ये तुम लोग को अभी समझ में आएगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं और ये सब करने से क्या फायदा होगा। बट फिलहाल के लिए पर यूनिट 1 बेस वैल्यू 1 रिलेशन लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग को तो ये पता है ना। यस उसी सर। तरीके से पर यूनिट 2 बेस वैल्यू 2 लिख सकते हैं ये, और दोनों में एक्चुअल Yes. वैल्यू सेम होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई नया चीज का हम लोग कर रहे हैं। एक इम्पीडेंस का वैल्यू गिवन होगा, उसी का पर यूनिट का बात कर रहे हैं। एक वोल्टेज का वैल्यू गिवन होगा, उसी का बात कर रहे हैं। तो हम लोग का पर यूनिट तो बदल सकता है ना। अगर कोई बेस वैल्यू दूसरा ले लेगा तो उसका पर यूनिट दूसरा आएगा, तीसरा बेस वैल्यू ले लेगा उसका पर यूनिट दूसरा आएगा, मतलब अलग आएगा। लेकिन बाद में जब हम लोग उसको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू सबका सेम आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक अगर क्लियर है, और यहाँ पे ये भी समझ लिया 1 का मतलब ओल्ड होता है, 2 का मतलब न्यू होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इस साइड वाले को क्या बोला जाता है, LHS बोला जाता है, और इसको RHS बोला जाता है। इसको LHS, इसको RHS, ऐसे ही बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, डेट इम्प्लाइज पर यूनिट 2 डिवाइडेड बाय पर यूनिट 1, ऐसे ही लिखेंगे अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं तो। यस सर। इज इक्वल्स टू, इस साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 2। कुछ इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग। सर जब ऊपर इसको में हम 2 लोग आएगा, सॉल्व, नीचे में पेपर में 2 ऊपर में 2 हाँ आएगा, ऊपर में, नीचे में ऊपर में 2 होगा, सॉरी। इस तरीके से होगा। ठीक है, इसी को हम लोग फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो ये तुम लोग को समझने के लिए कर रहे हैं, सो दैट तुम लोग को फॉर्मूला याद ना करना पड़े। अदरवाइज याद करोगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नॉर्मली हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। पर यूनिट 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बेस वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 2, ऐसे ही लिखेंगे। यस सर। इसके बाद एक इक्वेशन और लिखेंगे हम लोग, पर यूनिट 2 इज इक्वल्स टू पर यूनिट 1, इसको उस साइड भेज दिए, इनटू बेस वैल्यू 1 इनटू 1 बाय बेस वैल्यू 2। कितनों को ये समझ आया, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। Yes sir. अब सारा यहाँ पे जो भी अभी हम लोग देखे, उससे तुम लोग देखोगे फॉर्मूला कितना आसान हो गया, और हम लोग फॉर्मूला तुरंत डेराइव कर लिए। ये हमारे पास है। ठीक है, अब 2 को हम क्या बोले थे, न्यू बोले थे, तो इसको बोलेंगे न्यू पर यूनिट, बोल सकते हैं ऐसा। पर यूनिट 1 को क्या बोले थे, ओल्ड। ओल्ड। देखो इसको ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं, पर यूनिट का न्यू वैल्यू, इसको लिखते हैं पर यूनिट का ओल्ड वैल्यू इनटू बेस, म्यूट कर लो, बेस का ओल्ड वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय बेस का न्यू वैल्यू, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बेस वैल्यू पे। बेस वैल्यू क्या होता है, बेस वैल्यू तो 4 हमारे पास होता है, वोल्टेज, पावर, करंट, इम्पीडेंस। नॉर्मली हम लोग हर जगह इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट क्या करते हैं, तो वोल्टेज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं,
और हम लोग पावर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा गिवन होता है, पावर रेटिंग गिवन होता है, वोल्टेज रेटिंग गिवन होता है। इसी के लिए ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जेड का बेस का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग को, हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, बेसिक सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, आर को हम लोग जेड लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन। S इज इक्वल्स टू पावर, हम लोग तो पढ़े थे पावर इज इक्वल्स टू ना, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, फिर पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, फिर पढ़े थे पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। जहां जहां पे भी आर है वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, जैसे नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे जो आर रहता है वो यहाँ पे जेड हो जाता है। जब पर यूनिट में आते हैं तो जो पी रहता है उसको हम लोग अपेरेंट दिखाते हैं, इसी के लिए ये हो जाता है एस। ये फॉर्मूला सिर्फ हम लोग को याद रखना है। सबको ये फॉर्मूला कुछ नया फॉर्मूला है क्या, ये तो हम लोग को पहले से याद रहता है, कुछ नया नहीं है। इसको हम लोग साइड कर दिए यहाँ पे। देखो अब हम लोग को जेड का बेस वैल्यू फाइंड करना है। जेड का बेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वी और एस के टर्म में कहाँ पे जेड लिखा हुआ है, तो सर ये वाला इक्वेशन अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे v और s के टर्म में z लिखा हुआ है। क्लियर है ऐसा, तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है v नो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई जेड होता है, दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई s होता है। अगर इसको बेस लिख रहे हैं तो इसको भी बेस लिखेंगे, इसको भी बेस लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसा। ये दोनों तो हम लोग के पास है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये तो गिवन रहता है ना बेस वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू है उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। तो ये दोनों सेलेक्ट कर दिए, इसका मतलब हम लोग को क्या Yes. जेड बेस का वैल्यू मिल गया। अब देखो, अब पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज चले जाते हैं हम लोग। देखो फॉर्मूला कितना आसान है, टफ हम ही लोग बना देते हैं, वो तुम लोग को ऐसा फील होगा अभी। ये है हमारे पास, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके चले जाते हैं उस साइड में। अरे ये क्या? कुछ ऐसा है जो तुम लोग को अभी समझ नहीं आ रहा है अभी तक। नो सर। No. देखो पर यूनिट तो पर यूनिट रहेगा, सिर्फ हम लोग को बेस ओल्ड और बेस न्यू का वैल्यू पुट करना है। तो बेस ओल्ड और बेस न्यू के लिए हम लोग पहले जेड बेस का ओल्ड फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा जेड बेस का ओल्ड, भी बेस का ओल्ड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस का ओल्ड, यही होगा जेड बेस का ओल्ड का वैल्यू। और बताओ जेड बेस न्यू का क्या हो जाएगा, हाँ ओल्ड है वो न्यू हो जाएगा सर। बस न्यू हो जाएगा, जहां जहां पे भी ओल्ड लिखे हैं वहां पे बी बी स्क्वायर न्यू और इस बेस का न्यू। क्लियर है यहाँ तक सबको, कुछ हम लोग रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं क्या अभी तक, पर यूनिट में हम लोग कुछ रॉकेट साइंस कर लिए, नो सर। सब बहुत इजी इजी सा चीज़ है। ये हम लोग को पता है ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, अगर तुम लोग को वो क्लियर है तो फिर अब सिर्फ हम लोग को ये वैल्यू वहाँ पे पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, देखो पर यूनिट न्यू, हम लोग क्या पर यूनिट निकाल रहे हैं, जेड पर यूनिट निकाल रहे हैं, जेड पर यूनिट का न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड, किस चीज का ओल्ड गिवन होगा, ऑब्वियसली जेड का गिवन होगा, जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू बेस ओल्ड किसका, तो जेड बेस का ओल्ड इनटू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय जेड बेस का न्यू। क्लियर है, जेड बेस का ओल्ड में पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जेड बेस का ओल्ड वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जेड बेस का ओल्ड का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वाला, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी बी ओल्ड या फिर बी बी ओल्ड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस का ओल्ड, देख पा रहे हो, इनटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जेड बेस न्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बी न्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस का न्यू, ऐसे ही होगा। ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही होता है।
यस सर। हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं और इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ये हो गया यहाँ पे एस बेस का न्यू। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये सबको यहाँ तक क्लियर है ना? फिर हम तुम लोग को एक ट्रिक बताएंगे जिससे ये तुम लोग कभी गलती नहीं कर पाओगे। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख देंगे। रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे? जेड पर यूनिट का न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड पर यूनिट का वैल्यू इनटू वोल्टेज को एक साथ लिख देते हैं, पावर को एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर लिखने में आसानी होगा ना। वी वी ओल्ड डिवाइडेड बाय वी वी न्यू का होल स्क्वायर इनटू एस बेस का न्यू डिवाइडेड बाय एस बेस का ओल्ड। ये फार्मूला कितने लोग देखे हैं? सब देखे हो? यस सर। चेंज ऑफ बेस का। अब इसी को हम लोग रटते हैं, तो रटते हैं, हम लोग को ये पता है न्यू और ओल्ड का ही दिक्कत होता है। कहाँ पे कंफ्यूजन आता है? तो हम लोग वी बेस न्यू बाई वी बेस ओल्ड कर देते हैं कभी, या फिर एस बेस ओल्ड बाई एस बेस न्यू कर देते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, कंक्लूजन यहाँ पे तुम लोग को बता दे रहे हैं। कंक्लूजन नहीं, नोट पॉइंट। क्या याद रखना है? सबसे पहला, वी बेस ओल्ड और एस बेस ओल्ड दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। ये क्लियर है? दिखाई दे रहा है? क्या तुम लोग को दिखाई दे रहा है वी बेस ओल्ड और एस बेस ओल्ड एक साथ में न्यूमैरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में? नो तो सर। नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो ये न्यू है और हम लोग को क्या पता है? हम लोग को ये पता है जेड पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बेस। ऐसा होता है। जेड बेस का क्या होता है फॉर्मूला? वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस, यही होता है। ये एस बेस को हम लोग ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे एस बेस। ये कितनों को समझ आया? यस फिर सर। 3 स्टेप में लिखते हैं, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 1 डिवाइडेड बाई जेड बेस, दैट इम्प्लाइज जेड पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस, दैट इम्प्लाइज जेड पर यूनिट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बेस का डिवाइडेड बाय वी बेस का होल स्क्वायर। ऐसे ही है। अगर ये किसी को याद है तो फिर वो फटाक से वो इक्वेशन लिख सकता है। देखो कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे न्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? न्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखो न्यू लिखा हुआ है, इसी के लिए उसके साथ में जहाँ पे भी पावर होगा वो न्यू होगा। बस एक ही चीज हम लोग को याद करना है। और दूसरा तो हम लोग के पास ये इक्वेशन पता है ना, मतलब ये नोट पॉइंट पता है। ओल्ड और मतलब एस बेस ओल्ड और वी बेस ओल्ड एक साथ में नहीं आ सकता है, बस उतना सफिशियंट है। कैसे सफिशियंट है सर बताइए थोड़ा। देखो हम लोग को निकालना है जेड पर यूनिट का न्यू वैल्यू। तो हम लोग के दिमाग में क्या फॉर्मूला है? हम लोग के दिमाग में फॉर्मूला ये है, जेड पर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बेस बाई वी बेस का होल स्क्वायर। ये हम लोग के दिमाग में है ना। जेड पर यूनिट न्यू यहाँ पे है तो ऑब्वियस सा बात है कुछ ओल्ड होगा, यहाँ पे जेड पर यूनिट ओल्ड लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई एस बेस है यहाँ पे। अगर यहाँ न्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी न्यू करेंगे। तो अब हम लोग को समझ आ गया कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस बेस का न्यू। अगर ऊपर न्यू है तो नीचे क्या होगा? ओल्ड। अगर ऊपर में हम लोग न्यू ले लिए हैं पावर को, तो क्या वोल्टेज को भी यहाँ पे वी बेस न्यू लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये पता है ओल्ड एक साथ में नहीं आ सकता है, न्यू भी एक साथ में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? ओल्ड। और यहाँ पे हो जाएगा वी बेस का न्यू। और हम लोग को पता है वोल्टेज जो होता है वो स्क्वायर में होता है। आ गया फॉर्मूला? सिर्फ ये याद रखना है।
तो ये फॉर्मूला तुम लोग को बहुत इजीली मिल जाएगा। हाँ, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन ये हो सकता है कि एस जो होता है कभी कभी तो ये केवीए में दिया होता है, कभी कभी ये एमवीए में दिया होता है। वोल्टेज जो होता है वो हमेशा केवी में गिवन होता है, एमवी में तो वोल्टेज गिवन नहीं होता है ना। सर अगर अगर ये दोनों है तब तो हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं है, बट अगर इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो 10⁻³ में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो सिंपल सा दोनों का तरीका एक है कि एमवीए को कन्वर्ट करेंगे हम लोग वीए में और केवी को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट पे। समझ पा रहे हो? सो दैट कि हम लोग का मिस्टेक से हम लोग दूर रहें। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, तुम लोग यहाँ पे बताना चेंज ऑफ बेस का वैल्यू फाइंड करके, ठीक है। सबसे पहले कहाँ क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द बेस इम्पीडेंस ऑफ फॉर 20 kV 500 या फिर 100 MVA जनरेटर। जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, वीडियो ऑन कर देते हैं, कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया जो कि एसएससी जेईई या फिर कोई भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब आता है, ठीक है। देखो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है निकालना क्या है, जेड बेस। हम लोग ये जानते हैं जेड बेस का फॉर्मूला क्या होता है, आवाज मेरा जा रहा है, कॉल आ गया था। वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। आवाज आ रहा है ना? देखो ये हमारा 20 किलो वोल्ट में दिया हुआ है, तो 20 किलो वोल्ट में दिया हुआ है तो 20 इंटू 10⁻³ हम क्या बोले, सिंपली उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाय 100 MVA दिया हुआ है। 100 इंटू 10⁻, मेगा है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻³ का 10⁻6, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻6। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 बच गया 4। अब ये यूनिट लेस कैसे होगा? यूनिट लेस तो पर यूनिट होता है ना, एक्चुअल बाय बेस। ये भी ओम में रहता है, ये भी ओम में रहता है, तब तो ये दोनों कट जाता है और हम लोग बोलते हैं पर यूनिट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। हम लोग अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग अभी बेस निकाल रहे हैं ना। बेस का क्या होता है, यूनिट ओम होता है, इसी के लिए 4 ओम इज द करेक्ट आंसर। अब देखो हो सकता है स्टूडेंट को लगे कि सर ये सब काटने छाटने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। 1 मिनट रुक जाओ, देखो ये कैलकुलेटर है हमारे पास, और हम लोग को ये वैल्यू जो है ये वाला, इसको हम सिंपली कैलकुलेटर में डाल देंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। देखो ये ब्रैकेट मतलब डिवाइडेड वाला फॉर्म में कर दिए, ऊपर में वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 20 इंटू किलो वोल्ट है ना, तो 10⁻3, 10⁻3 ब्रैकेट बंद, और इसका स्क्वायर ये हो गया वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस, ये हो गया 100 इंटू 10⁻6। मेगा है तो 10⁻6 होता है, बस इक्वल दबाएंगे आंसर मिल जाएगा। तो 4 आ गया, तो काटने छाटने का समस्या ही नहीं रहेगा अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो। बट कंपटीशन एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं रहता है, तो वहां के लिए हम लोग को काटने भी आना चाहिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सबको क्लियर है ना पहला क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। मान लो सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है at 11 kV 100 MVA बेस पर यूनिट impedance
is 4, मतलब 4 per unit. Then what will be per unit impedance at 33 kV 200 MVA बेस? जल्दी से 2 मिनट टाइम लो और देखो, वो फॉर्मूला देखना मत तुम लोग, जो तुम लोग को बताया गया है वो फॉर्मूला देखना मत, सिंपली फॉर्मूला खुद से डिराइव करना और कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो वो तुम लोग देख लेना और फिर फाइनल आंसर ला करके यहाँ बताना। ठीक है, पॉज कर रहे हैं वीडियो को, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि जेड पर यूनिट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बेस होता है, ऐसा हम लोग को क्लास में बताया गया है। जेड पर यूनिट जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बेस होगा, तो नीचे वी बेस का स्क्वायर होगा, तो ऊपर में एस बेस आएगा, नीचे में वी बेस का स्क्वायर होगा। ये हम लोग को सोचना है। उसके बाद हम लोग को क्या सोचना है, अगर यहाँ पे हम न्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम न्यू लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। जेड पर यूनिट न्यू का क्या होता है फॉर्मूला, तो जेड पर यूनिट का ओल्ड इनटू एस बेस का न्यू, तो एस बेस का न्यू डिवाइडेड बाय एस बेस का ओल्ड इनटू, अगर यहाँ पे न्यू है एस तो यहाँ पे हो जाएगा वी बेस का ओल्ड, यहाँ पे हो जाएगा वी बेस का न्यू और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। अब हमारा टारगेट क्या है फाइंड करना, अब हमारा टारगेट फाइंड करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है। इसको हम मिटा दे। Yes. देखो पर यूनिट में तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पर यूनिट का क्वेश्चन गलत होता है तभी हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि पावर सिस्टम टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर सिंक्रोनस टफ सब्जेक्ट है, या फिर टफ टॉपिक है। देखो अब यहाँ पे बोला क्या है, अट 11 kV और 100 MVA। हम लोग को क्या पता है, दो बेस वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बोल दिया है बेस, मतलब एक बेस तो हमारा क्या है 11 kV और 100 MVA। ये हमारा क्या है वोल्टेज है, ये हमारा क्या है पावर है। उसमें पर यूनिट का वैल्यू कितना है, तो पर यूनिट का वैल्यू है 4 पर यूनिट। ठीक है, फिर बोला है देन व्हाट विल बी द पर यूनिट इम्पीडेंस, मतलब व्हाट विल बी द पर यूनिट इम्पीडेंस व्हेन बेस वैल्यू इज 33 kV एंड 200 MVA। यही बोला है क्वेश्चन। अब देखो अगर हम लोग इसको ओल्ड मान रहे हैं और यहाँ पे जो निकालना है उसको हम लोग न्यू मान रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। Old. ये कैसा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये कैसा 11 के भी ओल्ड होगा। ओल्ड होगा, न्यू और ये न्यू। और ये एस है तो एस न्यू, एस है तो एस ओल्ड, वी है तो वी ओल्ड, पी है तो वी न्यू। पर यूनिट है तो पर यूनिट ओल्ड, पर यूनिट न्यू तो हम लोग को कैलकुलेट करना ही है। सिंपली इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तुम लोग बस ये देख लेना कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं और वहां पे तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, क्योंकि मिस्टेक अगर पर यूनिट में होने लगेगा तो बाद में दिक्कत आने लगता है सब्जेक्ट में। और देखो एक टीचर का काम भले पढ़ाना, अच्छे से वो पढ़ा पाए चाहे नहीं पाए, लेकिन इंटरेस्ट अगर डेवलप करा दिया किसी स्टूडेंट में तो फिर तुम लोग बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि हाथ पकड़ के कब तक चलेंगे, हम लोग बचपन में जब थे तो हम लोग हाथ पकड़ के तो कुछ दिन चले थे ना, कुछ साल चले थे, उसके बाद तो चलना खुद ही है। उसी तरीके से यहाँ पे पावर सिस्टम एक समुद्र है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक समुद्र है। हाँ, बता दिया जाएगा कि ऐसे चलना है, ऐसे मतलब करेंगे तो हम लोग सर्वाइव हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो फिर वो अगर कोई सीख लिया तो फिर वो सर्वाइव कर जाता है और वो अपना ब्रांच फील्ड चेंज नहीं करता है। अदरवाइज लोग इधर उधर स्विच करने लगते हैं, कोई आईटी कंपनी चला जाता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ के बाहर का चीज है ना। अगर पर यूनिट नहीं समझेंगे तो फिर पूरा पागल हो जाएंगे हम लोग। इसी के लिए ये सब में इंटरेस्ट कैसे आएगा उसके लिए फॉर्मूला तुम लोग को हम नया नया बताते जाते हैं ट्रिक के साथ कि ऐसे याद रखो। देखो ये जेड पर यूनिट न्यू है, जेड पर यूनिट ओल्ड का वैल्यू कितना है, तो 4 है, इनटू एस बेस का न्यू का वैल्यू कितना है,
200 डिवाइडेड बाय 200 100। क्यों हम यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 भी मतलब 6 भी लिख सकते कैंसिल हो हैं, जाएगा। लेकिन हम नहीं लिखते हैं नॉर्मली क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, बट ठीक है फिर भी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ न्यू लिए हैं तो यहाँ ओल्ड लेंगे, डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10 टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सिंपली ये डाटा को हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कितने लोग कैलकुलेटर से मतलब कैलकुलेटर का यूज करते हो? हम करते हैं सर। देखो 4 इंटू ब्रैकेट ओपन कर दो 200 डिवाइडेड बाई 100, फिर ब्रैकेट बंद इंटू ब्रैकेट ओपन 11 डिवाइडेड बाई 33, ये हो गया ब्रैकेट बंद, और इसका हो गया स्क्वायर। इक्वल दबाएंगे तो हम लोग को डायरेक्टली जेट पर यूनिट न्यू का वैल्यू मिल जाएगा 8/9। इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.88888, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, 0.88888, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.89 पर यूनिट। क्लियर है? जिसका 0.89 था करेक्ट है। बाकी थोड़ा सा तुम लोग क्यों मिस्टेक हो रहा है उस पर तुम लोग सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग पावर मतलब पर यूनिट का टफ में घुसे नहीं है, अभी तो हम लोग एक चीज निकाल रहे हैं ना। बट जब हम लोग पावर सिस्टम में एंटर करते हैं तो हम लोग इतना पर यूनिट निकालते हैं कि पर यूनिट दिमाग मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि कितना पर यूनिट निकालना है। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में देखो, ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क बनाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में एक तो जनरेटर होता है, फिर इसके बाद एक ट्रांसफार्मर होगा, फिर उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मोटर लगा हुआ है या फिर तरह तरह का लोड लगा हुआ है, जो भी इसका अलग इम्पीडेंस होगा, एक्स या इम्पीडेंस जो भी बोल लो, रिएक्टेंस या फिर इम्पीडेंस, मतलब जो भी है। आर पर यूनिट भी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, एक्स पर यूनिट भी निकाल ही सकते हैं, जिस तरह से जेड पर यूनिट निकालते हैं उसी तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे जनरेटर का एक्स होता है, ट्रांसमिशन लाइन का भी एक्स होता है, ट्रांसफार्मर का भी एक्स, इसका भी, इसका भी और इसका भी। मतलब तुम लोग देख पा रहे हो एक ही क्वेश्चन में हम लोग को कितना फाइंड करना है पर यूनिट, 1 2 3 4 5। अगर कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो भी 5 करेंगे। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट बेस वैल्यू पे दिया हुआ है तब पहले उसको एक कॉमन बेस पे लाएंगे। मतलब कितना टाइम वेस्टिंग है, मतलब टाइम वेस्टिंग नहीं बोलेंगे, टाइम टेकिंग बोलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर मान लो ये कोई दूसरे बेस पे दिया हुआ है, ये कोई दूसरे बेस पे दिया हुआ है, ये कोई दूसरे बेस पे, ये कोई दूसरे बेस पे, ये कोई दूसरे बेस में, सबको एक बेस में लाने के लिए हम लोग को तो इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा ना। एक बेस कहने का मतलब न्यू बेस सबके लिए सेम रहेगा। बाकी ओल्ड बेस जैसा भी था वो अपना अकॉर्डिंग था, ओल्ड बेस पे पर यूनिट का वैल्यू कुछ भी गिवन था। बट हम लोग जो न्यू बेस सेलेक्ट करेंगे उस पे तो हमारा मतलब सबका पर यूनिट एक बेस पे आ जाएगा ना, जो कि होगा इस बेस पे, न्यू बेस पे। तो यहाँ पे हम लोग अलग से निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। तो इतना ज़्यादा हम लोग को करना पड़ता है वहाँ पे पर यूनिट। तो पर यूनिट का कैलकुलेशन हमारा बहुत फास्ट होना चाहिए। सिर्फ एक पर यूनिट हम लोग कहीं पे नहीं निकालते हैं, ठीक है? हाँ, कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आता है, एक कंपटीशन वाला क्वेश्चन देख लो, कहने का मतलब एसएससी जेई वाला। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन ने, इसको मिटा दे या फिर आने देते हैं। ऑन ए सर्टेन बेस वोल्टेज and power per unit impedance is x। ठीक है? क्योंकि हम लोग को पता है ना कंपटीशन में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो वहां पे वो लोग एक्स वाई जेड करके ही 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, क्या होगा, यही सब पूछते हैं। इफ द बेस वोल्टेज increased
2 times and base power becomes half, then per unit impedance on न्यू बेस इज ब्लैंक रहेगा, 4 ऑप्शन गिवन रहेगा, ए ऑप्शन 2x, बी ऑप्शन 4x, सी ऑप्शन x/2, डी ऑप्शन x/8। ई ऑप्शन में मान लो, ई ऑप्शन क्या मान लो x/4। जितना ऑप्शन क्रिएट करना है वो लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉपी करके उठाते हैं नेक्स्ट पेज में, और वहाँ पे 2 मिनट का तुम लोग को सर आंसर x/8 है सर। कॉपी पेस्ट सब कोई ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद चलो एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट हुआ, x/8 बोल रहे थे कोई, यस सर। एक आंसर आया 4x, और चलो पहले इसको चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टार्ट। देखो कितनों का आया 2x, यस सर मेरा। एक स्टूडेंट का। देखो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है क्लियरली कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक कैटेगरी 2x, एक कैटेगरी x/2, एक कैटेगरी x/8। और अगर ऑडियंस पोल के हिसाब से भी जाएंगे तो x/2 x/8 जो है करेक्ट आंसर है। अब सर कैसे है क्या है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन, जिनका x/8 आया है उनका तो करेक्ट है, बाकी का जिनका जो 6 स्टूडेंट हैं और 4 जो मैसेज नहीं किए, मतलब 10 स्टूडेंट, वो लोग देखेंगे कैसे क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों वो लोग से नहीं बन रहा है वो। देखो पहले हम लोग यहाँ पे s लिखेंगे और यहाँ पे v लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड। पर यूनिट का इम्पीडेंस x है यहाँ पे पर यूनिट, और ये ओल्ड में x है। उस टाइम में वोल्टेज v था या v1 मान लो, s था s1। न्यू में क्या हुआ, बेस वोल्टेज इंक्रीज 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे ये 2v1 हो गया, एंड बेस पावर बिकम्स हाफ, मतलब s1/2 हो गया। यही हुआ है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन में तो यही बोला है ना, और हम लोग को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला में क्या है तो सर बताएं हम लोग को कि जेड पर यूनिट जो होता है, सॉरी पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जेड पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बेस होता है। जेड पर यूनिट इज एस बेस बाई वी बेस का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग यहाँ पे न्यू लिख देंगे तो यहाँ पे भी न्यू आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को फॉर्मूला, अब यहाँ देखने के बाद हम फॉर्मूला बिल्कुल लिख सकते हैं। जेड पर यूनिट का न्यू का वैल्यू होता है जेड पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाई विथ एस बेस का न्यू डिवाइडेड बाय एस बेस का ओल्ड मल्टीप्लाई विथ वी बेस ओल्ड का होल स्क्वायर, फिर वी बेस न्यू का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका काम हमारा हो जाता है। बस वही चीज लिखना रहता है उसके बाद, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको भी याद नहीं है। अगर कोई हमको बोलेगा कि ये फॉर्मूला लिख दो डायरेक्टली एक ही बार में, हम नहीं लिख पाएंगे, मेरे से भी गलत हो जाएगा। बट अगर वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में है तो फिर थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लेंगे, लेकिन फिर लिखेंगे करेक्ट, ठीक है। देखो डेट इम्प्लाइज, यहाँ के बाद जेड पर यूनिट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए न्यू। ओल्ड कितना है तो x है, इनटू एस बेस का न्यू का वैल्यू कितना है s1/2 डिवाइडेड बाई s1, ऐसे ही है, इनटू v बेस ओल्ड का वैल्यू कितना है तो v1 डिवाइडेड बाई न्यू का वैल्यू कितना है तो 2v1 का होल स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, s1 के साथ s1 कैंसिल, v1 के साथ v1 कैंसिल। क्या बच रहा है हमारा x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई 8। पहले था x, अभी हो गया x/8, तो यही तो है न्यू पर यूनिट x/8। क्लियर है कैसे आ रहा है? यस सर।
अब चलो, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स और करते हैं। इसका न्यूमेरिकल्स करने का पीछे मेरा एक पर्पस है, ट्रांसफार्मर का तुम लोग को अगर ओम में गिवन होगा उसका रिएक्टेंस तो कैसे फाइंड करेंगे, बस वो हमको सिखाना है इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन एक इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ये बस बार है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गया, यहाँ पे फिर से एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पे मोटर। ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस क्या दिया हुआ है, तो इसका रेटिंग दिया हुआ है सबसे पहले तो 500 MVA 11 kV, ठीक है। और इसका ओम में दिया हुआ है, हम लोग पर यूनिट का लास्ट क्लास में देखे थे 3 केसेस बनता है, ये केस 1 का है, ठीक है। इसी तरीके से केस 2 का, केस 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और केस 2 के लिए तो हम लोग इतना जो भी कहानी अभी देखे ये केस 2 के लिए ही था ना, एक पर यूनिट मतलब एक बेस से दूसरे पेज पे कैसे जाएं, तो उसका हम लोग उतना खास न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, हम एक होमवर्क दे देंगे तुम लोग को, सो दैट तुम लोग उसको ट्राई कर पाओगे। इसके बाद तुम लोग उसको ट्राई मतलब अटेम्प्ट लोगे तो बन जाएगा। J10 ओम पर फेज, ये हो गया हमारा किसका, तो जनरेटर का। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का क्या रेटिंग होगा, तो 100 MVA, और इसका वोल्टेज तो टर्न्स रेशियो के फॉर्म में होता है, मतलब E1/E2 होता है, तो 11 kV डिवाइडेड बाई 60 kV। और इसका जो यहाँ पे रिएक्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है J16 ओम पर फेज, और ये दिया हुआ है ऑन HV साइड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओम में है ना, ओम में तो कोई एक साइड दिया रहता है, पर यूनिट में रहता तब ना हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में सेम है, तो ये HV साइड में दिया हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन का क्या है, तो ट्रांसमिशन लाइन का है हमारा J20 ओम पर फेज। फिर ट्रांसफार्मर का सेम ट्रांसफार्मर है, तो 100 MVA 66 kV बाई 11 kV हो जाएगा, और यहाँ पे X ओम जो होगा ये हो जाएगा हमारा J20 ओम पर फेज, इसका रिएक्टेंस। और इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है ऑन LV साइड। क्यों LV साइड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे HV करके दिखा देंगे, यहाँ पे LV करके दिखा देंगे, तो तुम लोग को दोनों समझ में आ जाएगा। और सिर्फ हम एक ही न्यूमेरिकल इस टाइप का कराएंगे, उसके बाद फिर तुम लोग को बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए, लेकिन हाँ समझ गए तो फिर पर यूनिट का तुम लोग कोई भी क्वेश्चन को कर ले जाओगे, और अगर नहीं समझे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। 500 MVA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखने के बाद हम लोग को क्या बनाना है, इसका हम लोग को बनाना है रिएक्टेंस डायग्राम। ड्रॉ रिएक्टेंस डायग्राम। रिएक्टेंस डायग्राम कैसा बनता है, इंडक्टर मतलब ये इसका जनरेटर का एक इंडक्टेंस के साथ ये रिप्लेस होता है, ये हो गया जनरेटर का। ट्रांसफार्मर का पर यूनिट में अगर बनाएंगे तो एक पर यूनिट हो गया। ट्रांसमिशन लाइन का इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर का, फिर मोटर का, इस तरीके से हम लोग जो है मोटर का यहाँ पे कुछ बैक EMF आता है, इसी के लिए ऐसा बनता है। ये जनरेटर है, ये मोटर है, क्लियर है। इसी के बाद फिर हम लोग यहाँ पे करंट बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे, जो कि फॉल्ट एनालिसिस जब पढ़ेंगे तब तुम लोग देखोगे कि मान लो जैसे यहाँ पे फॉल्ट हो गया, लाइटनिंग हुआ, यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो ये फॉल्ट हुआ मतलब इनडायरेक्टली ये ग्राउंड हुआ ना, ये कहाँ पे है, तो ट्रांसफार्मर से पहले तो हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे, बस यही होगा फॉल्ट में। तो फॉल्ट में ये सारा कहानी जो भी अभी बताया जा रहा है ये फिर से रिपीट होगा। तो अगर यहाँ पे समझ नहीं भी आ गया तो भी समझने का ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, और हम लोग का फिर से फॉल्ट में ये सारा चीज़ रिपीट होगा। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा XG है, ये XT1 है, ये XTL है, ये हमारा क्या है XT2 है, ये हमारा XM है, ये हमारा EM है, और ये EG है। इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को सबका पर यूनिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम लोग का रेटिंग सबका अलग अलग है, हम लोग को कोई एक बेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। हम लोग इसको कॉपी करते हैं। अच्छा तुम लोग के लिए ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना,
ऐसा नहीं हो रहा है ना कि सर समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। देखो, अरे कुछ तो बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन तक सब समझ आया तो। अभी तो खैर स्टार्ट ही किए हैं। सिलेक्ट बेस वैल्यू एज, हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, तो 200 MVA को सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड क्योंकि ये तो हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है ना, कितना को सिलेक्ट करेंगे, 11 kV ऑन लोड साइड। देखो ऑन लोड साइड का छोड़ो, 11 kV को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 11 kV सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। कहाँ है? क्या 200 MVA कहाँ पे है सर? वो जरूरत नहीं है कहीं पे हो, वही तो हम तुमको समझा रहे हैं। केस 1 हम बता रहे हैं, लेकिन केस 3 भी कवर हो जाएगा, केस 2 भी कवर हो जाएगा। इसमें केस 2 तो खैर केस 2 यहाँ पे कवर नहीं हुआ क्योंकि सारा का सारा वैल्यू ओम में गिवन है, बट केस 3 भी कवर हो जाएगा और केस 1 भी कवर हो जाएगा इसमें। और केस 2 के लिए तो अभी हम लोग जितना भी फॉर्मूला देखे वो सारा था। ठीक है, देखो अब अगर हम लोग 11 kV को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, पावर तो हर जगह कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग 200 सिलेक्ट किए, यहाँ पे भी 200, 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 हर जगह पावर 200 होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज में ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर रहा है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 11 kV को सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 11 ही है, लेकिन सेकेंडरी में क्या हो गया 66। तो जब तक यहाँ है तब तक तो हम लोग 11 पे बात करेंगे, लेकिन इससे आगे चले गए तो अब हम लोग यहाँ पे 11 बात नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे यहाँ पे 66। क्यों 66 बात करेंगे, क्योंकि इधर का 11, इधर का क्या है 66 है। फिर 66 से आगे बढ़े, फिर 11, फिर यहाँ पे भी हम लोग 11। इसी के लिए 11 kV यूनिफॉर्म है। बीच में क्या आ गया, तो 66 kV आ गया। क्यों 66 kV आया, क्योंकि 66 यहाँ पे 11 अगर इस साइड है, प्राइमरी का 11, सेकेंडरी का 66 है, तो हम लोग सेकेंडरी में 66 नहीं मतलब 66 को 11 नहीं बोल सकते हैं। ये समझ नहीं आया होगा आई थिंक। यस सर। नहीं समझा। देखो यहाँ पे ये 11 kV, फिर आगे बढ़े, यहाँ पे ये 11 kV डिवाइडेड बाय 66 kV। अब ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन कितना kV का हो गया, 66 kV का हो गया। अब यहाँ पे क्या हम लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं, 66 बाय 11 kV, फिर इधर 11 kV। मतलब ये है कि अगर हम लोग 11 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 11 यहाँ पे 11 66 दोनों हैं। अगर प्राइमरी दिया हुआ है, जैसे HV साइड दिया हुआ है तो 66 kV लेंगे, LV साइड दिया रहता तो 11 kV लेते। फिर हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन का बेस निकालेंगे उस टाइम पे हम लोग वोल्टेज का बेस को 66 सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि वोल्टेज का लेवल बढ़ गया ना। फिर उसी को डाउन किए, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ 11। कंफ्यूज तुम लोग इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि हर जगह यहाँ पे 11 है। मान लो सपोज करो यहाँ पे अगर हम लोग बेस, ये तो हमारे हाथ में होता है ना, इसको हम 33 सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 33 kV, यहाँ पे 33 लिखे हैं इंटू 3, यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाई इंटू 3 करेंगे तो 66 इंटू 3 कितना होता है, 198। 198। फिर आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 198 बाई 33, फिर यहाँ पे 33। एक हम लोग लाइन मेंटेन करेंगे, यूनिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं। अगर 33 यहाँ पे है तो यहाँ पे 33 नहीं तो 198 लेते हैं। क्यों, क्योंकि टर्न्स रेशियो यहाँ पे कितना है 1:6 है ट्रांसफार्मर का, और यहाँ पे 6:1 है। तो जो इधर 1 है वो इधर 6 हो जाएगा, तो जो इधर 33 है वो इधर 198 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 33 सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे कितना वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे, 198 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे का वोल्टेज को हम लोग लेंगे ना, जो जहां पे, क्योंकि देखो 11 kV सिलेक्ट किए, ये एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगा ना। अगर हम लोग इधर से 11 11 जा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा बढ़ा दिया ना 11 से, फिर यहाँ पे घटा करके हम लोग 11 कर लिए। इसी के लिए हम लोग जहां पे भी प्रेजेंट होंगे, 11 यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर ही का वोल्टेज लेंगे, यहाँ पर ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे का वोल्टेज लेंगे। इसी के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में 66 kV लेते हैं। मतलब जो भी ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो, मतलब जो भी ये वोल्टेज दिया हुआ है सेकेंडरी का, उसके बेसिस पे लेते हैं। तुम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स बुक वगैरह में देखोगे तो इसी तरीके से किया रहता है। ठीक है,
अब हम लोग फटाफट इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, और मतलब सबका ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट और लगेगा। समझ आ रहा है तुम लोग को? मतलब मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो है, बाकी तो ये सब तो होता रहेगा, और ये उतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का चीज हो जाता है। देखो हम लोग एस बेस क्या चीज सेलेक्ट किए हैं, 200 MVA। अगर ज्यादा होगा तो बता देना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। 11 kV। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पर यूनिट फाइंड करना है। यहाँ पे पर यूनिट कैसे फाइंड होगा, ये हम लोग जनरेटर का कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x पर यूनिट फाइंड कर रहे हैं, या फिर z पर यूनिट, जो भी है। एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, यही होता है ना। Yes. और बेस वैल्यू क्या होता है, तो बेस वैल्यू हम लोग को पता है b² डिवाइडेड बाय s होता है, यही होता है ना बेस वैल्यू। जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना है, J10 है, इनटू ये s ऊपर चला जाएगा, तो s क्या सेलेक्ट किए हैं, 200, तो 200 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 11, 11 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा, जे जे मैटर नहीं करता है, ठीक है, जे हम लोग का रिएक्टेंस में रहेगा, इसी के लिए जे को लेना जरूरी नहीं है। 10 इंटू, अच्छा ये स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा 200 इंटू, सर सर नीचे 11 स्क्वायर होगा स्क्वायर ना? होगा सर, ऊपर नहीं। हाँ हाँ नीचे स्क्वायर होगा, वोल्टेज स्क्वायर होता है ना। देखो 200 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10⁻। देखो इतना अच्छे से तुम लोग कहीं नहीं पढ़ पाओगे, इसी के लिए इस चीज का फायदा उठा लो, ठीक है। लाइव न्यूमेरिकल्स बहुत कम होता है। कितना आ गया वैल्यू, 16.52, मतलब J 16.52 पर यूनिट। ये तो पर यूनिट में आया ना, ये हमारा जनरेटर का हो गया। उसी तरीके से यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ पे किसका निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर 1 का निकालेंगे। बेस वैल्यू क्या है, एस बेस 200 MVA, और जेड वी बेस क्या है 11 के 11 kV। अब देखो 11 kV क्या है, इसका LV है, लेकिन ये ओम दिया हुआ है वो कौन साइड में दिया हुआ है, HV साइड में दिया हुआ है। अगर इधर Yes. 11 है तो इधर 66 है, इसी के लिए यहाँ पे हम लोग बेस वैल्यू 11 ना लेकर के क्या लेंगे, 66 लेंगे। क्यों 66 ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ओम वाला वैल्यू दिया हुआ है वो HV साइड में दिया हुआ है, तो जिस साइड में दिया हुआ है उस साइड का बेस लेंगे ना हम लोग, इसी सर के ये लिए पावर इसका का हम बेस हम लोग खुद से एज्यूम किए हैं। कुछ भी खुद से एज्यूम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 11 kV क्वेश्चन में गिवन है, इसी के लिए हम लोग 11 kV किए। अगर इसको हम लोग 10 कर देंगे, मान लो मन किया हम लोग को 10 करने का, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे टर्न्स रेशियो के हिसाब से क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। एक यूनिफॉर्मिटी हम लोग मेंटेन करेंगे। अब बोला है ये HV साइड में है, तो HV साइड का वोल्टेज कितना है, तो 60। LV साइड का वोल्टेज कितना है, तो 10। इस तरीके से हम लोग कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं पर सर वो यूनिट में पावर सबका। वाला हाँ 200 पावर भी हम लोग कुछ MVA वो भी कुछ भी हर सेलेक्ट कर जगह, सकता है। हाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हर जगह पावर का वैल्यू सेम होता है। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग वही तो पढ़ते हैं ना, पावर हम लोग जो है एक्टिव पावर खास करके, या फिर पावर को हम लोग मेंटेन रखने का कोशिश करते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है। तो ये बेस जो है ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हमारे हाथ में होता है, लेकिन पर यूनिट के बाद क्या होता है, ये एक्चुअल डिवाइडेड बाई बेस होता है ना। जब इस बेस को उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इंप्लाइज एक्चुअल इज इक्वल्स टू बेस या फिर पर यूनिट मल्टीप्लाई विथ बेस। मतलब क्या है कि अगर किसी का पर यूनिट दूसरा आ रहा होगा उसका बेस भी दूसरा होगा, अगर उसका पर यूनिट कुछ अलग आ रहा होगा उसका बेस भी अलग होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू सबका सेम होगा, इसी के लिए लास्ट में हम लोग एक्चुअल वैल्यू पे बात करते हैं और वो सबका सेम होता है, ठीक है। यस सर। तो पर यूनिट के लिए हम लोग बेस वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
आई थिंक तुम लोग को ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, बट ठीक है, चलो देखो। रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, तुम लोग बाद में भी इसको बहुत बार देख सकते हो, अदरवाइज रोक देंगे अगर तुम लोग को बिल्कुल सिर दर्द नहीं देना चाहिए, मतलब सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स ओम एक्चुअल डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या है, तो बेस है हमारा बी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे डेट इम्प्लाइज एक्स टी वन इज इक्वल्स टू, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो J16, तो J16 इनटू एस ऊपर चला जाएगा, एस का वैल्यू कितना है, तो 200 है, 200 into तो 200 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पे बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या 11 स्क्वायर लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, 66 11 स्क्वायर, 66 यहाँ पे 66 का स्क्वायर लिख रहे हैं, क्यों 66, और ये केवी है, ठीक है, क्यों 66 का स्क्वायर ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कितनों को समझ में आया कि 66 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बोला है Yes, sir. HV साइड में, ठीक है। अब इसका हम लोग फटाफट आंसर ले आएंगे, कितना आएगा आंसर हमारा, 16 मल्टीप्लाई बाई 200 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 66 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, सही है। 0.7346 GB पर यूनिट, यही आया हमारा ट्रांसफार्मर 1 का। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का, यहाँ पे एस बेस का वैल्यू कितना है, 200, क्योंकि हम लोग तो पावर हमेशा सेम होता है थ्रू आउट द, जो हम लोग बेस सेलेक्ट कर दिए वही होगा, MVA। यहाँ पे बताओ वी बेस का वैल्यू, हम लोग तो वी बेस कितना सेलेक्ट 66 किए थे, 11 kV, बट यहाँ पे ये अब कितना बढ़ गया है, क्योंकि स्टेप अप हो गया है ना, इसी के लिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अब कितना सेलेक्ट किया, मतलब 11 ही है, उधर साइड 11, इधर हो जाएगा 66, क्योंकि टर्न्स रेशियो के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या होता है XTL पर यूनिट का फॉर्मूला, एक्स एक्चुअल, एक्चुअल कितना है वैल्यू, J20 इंटू J20 पावर ऊपर होता है 200 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 66 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, यही होगा। Yes. थोड़ा सा तुम लोग को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम पर यूनिट फर्स्ट टाइम में पढ़े थे कॉलेज में, तो हमको कुछ हवा नहीं लगा था, मतलब ये सब क्या हो रहा है, और हम इसको बहुत हल्के में ले लिए थे, हाँ मतलब क्या करेंगे समझ के ये सब, ठीक है। एक दो टॉपिक समझ नहीं भी आएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तुम लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करो, हर बुक में जहाँ पे भी पर यूनिट का क्वेश्चन दिखे उसको ट्राई करो बनाने का, क्योंकि पर यूनिट अगर आसान हो गया ना तो पूरा पावर सिस्टम आसान हो गया, इस बात का हम फील किए हैं, इसी के लिए इतना एफर्ट देके तुम लोग को बता रहे हैं। अदरवाइज डिप्लोमा लेवल पे तो कॉलेज में तुम लोग पढ़ोगे ना पावर सिस्टम, देखना वहाँ पे इतना कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इक्वल दबाए कितना आ गया, 0.9182 जी 0.9182 पर यूनिट, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे सर, बढ़ेंगे, ये कहाँ से आया था सर, क्या चीज, 200 MVA? ये हम लोग सेलेक्ट किए हैं, हम लोग का मन करेगा हम लोग जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो आएगा, ठीक है। अभी हम तुम लोग को दिखाएंगे लास्ट में कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा स्टूडेंट, हम किसी एक को एग्जांपल ले लेंगे, वहाँ पे पर यूनिट दूसरा ले लेंगे, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे एक्चुअल जो J10 है वो J10 आएगा, वो हम लास्ट में तुम लोग को वो भी शो कर देंगे। पहले हम लोग एक बार और 2 बचा हुआ है, वो 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए, जनरेटर निकाल लिए, ट्रांसफार्मर 1 निकाल लिए, ट्रांसमिशन लाइन निकाल लिए, ट्रांसफार्मर 2 बचा हुआ है, ये हो गया ट्रांसफार्मर 2। इसका हम लोग सबसे पहले, ये LV साइड है, LV मतलब कौन सा वोल्टेज, 11। तो अब बताओ 11 यहाँ पे S बेस क्या हो जाएगा, 200 MVA, और V बेस क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे 66 लेंगे,
यहाँ पे हम लोग 11 kV लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ओम का वैल्यू दिया हुआ है ये 11 kV साइड में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे x पर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर 2। क्या आ जाएगा? एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? J20 इंटू पावर 200 इंटू 10 टू द पावर 6। देख रहे हो, अब हमको फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग इतना बार कैलकुलेट मतलब ये लिख ही देंगे ना, हम लोग को सारा चीज ध्यान में रहेगा। तुम लोग भी आई थिंक समझ पा रहे हो हम यहाँ पे क्या किए। यस सर। Yes. इक्वल दबाए यहाँ पे 20 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट का स्क्वायर 33.05। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं J33.05। ठीक है, पर यूनिट। सबको समझ आया ट्रांसफार्मर 2? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फाइनली मोटर। मोटर कहने का मतलब लोड स्लैश मोटर। यहाँ पे का एस बेस क्या है? 200 MVA और वी बेस क्या है? तो 11 kV। 11 ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पर यूनिट, ये हो जाएगा हमारा J10 इंटू 200 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 50 से निकाल लेते हैं हम लोग, ये हो गया 10 इंटू 200 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड, ओह शिट, एक्चुअली मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया था कि 30 सेकेंड में फ़ोन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 10 टू दी पावर 3 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर। इक्वल दबाएं, ये हम लोग को मिल गया कितना? 16.5289। J 16.5289 पर यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे एक रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे जो कि हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे। ये हम लोग का क्या है? XG। ये हम लोग का क्या है? XT1। इन पर यूनिट है, सारा चीज पर यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? तो X ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या है? तो XT2। ये क्या है? XM। और यहाँ पे EG दिया हुआ है, यहाँ पे EM दिया हुआ है। कोई अगर वैल्यू लिखे हो तो बता सकते हो? यहाँ पे XG का पर यूनिट का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? J10 ohm per phase. नहीं J10 ओम नहीं, हम लोग जो पर यूनिट निकाले थे J16.52 यहाँ पे 0.73। J 0.7364 हाँ ठीक है, मतलब उतना TL जरूरत नहीं है। TL J 0.91 0.91। इसका J 33.05 ट्रांसमिशन T2 का yes sir J 33.05 33.05 और मोटर का J 16.52 ये 16.52। अब देखो, अब ये एक तरह का नेटवर्क थ्योरी बन गया ना हमारा। अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता कि अगर यहाँ पे करंट का फ्लो I = 2 पर यूनिट हो रहा है और बताओ I एक्चुअल कैसे फाइंड करना है, तो हम लोग तो आराम से बता पाएंगे। तो ये हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में देखेंगे, उतना दूर नहीं जा रहे हैं। ये हम लोग का नेटवर्क थ्योरी बन गया। नेटवर्क थ्योरी में यहाँ से I का वैल्यू निकाल लो, कितना होता है? I EG माइनस EM डिवाइडेड बाई सारा रिएक्टेंस का एडिशन, यही होगा ना? XG प्लस XT1 प्लस XTL प्लस XT2 प्लस XM, यही होगा ना? EG EM का वैल्यू होगा, हम लोग I फाइंड कर पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग पर यूनिट पढ़ते हैं कि पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क को हम लोग एक लूप में बना सकते हैं
और हम लोग करंट का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लो सपोज करो फॉल्ट हुआ कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे फॉल्ट हो गया ट्रांसफार्मर से पहले, ये दोनों तो आइसोलेट हो गया ये सारा पार्ट। अब करंट का क्या इक्वेशन बनेगा, अब आई फॉल्ट करंट का इक्वेशन बनेगा यहाँ पे Eg डिवाइडेड बाई Xg प्लस XT1 प्लस XTL। ये तो हट गया ना क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, नेटवर्क थ्योरी में शॉर्ट सर्किट में ना सारा करंट जाएगा। तो यही है फॉल्ट एनालिसिस। अगर यहाँ पे पर यूनिट में इतना मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि फॉल्ट हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आने लगे। अब देखो, अब हम तुम लोग को क्या बोले थे कि हम तुम लोग को रिवर्स में जा करके समझाएंगे। देखो बस ये लास्ट है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर बस छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना आया था एस एक्स पर यूनिट का वैल्यू जनरेटर में 16.52 सर। जी 16.52 पर यूनिट। कौन से बेस वैल्यू पे आया था, एस बेस का वैल्यू 200 मेगा ओम था, मेगा एमवीए था, और वी बेस का वैल्यू था 11 केवी। मान लो हमको मन किया, अब देखो ये वैल्यू गिवन था, मान के चल रहे हैं कि वो वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। हम कोई दूसरा वैल्यू पहले निकाल रहे हैं, मतलब इसी से पहले हम दूसरा सारा चीज ये तीनों डाटा फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मान करके चलेंगे कि वो नहीं गिवन है और हम लोग रिवर्स जाएंगे J10 आता है कि नहीं चेक करने के लिए। मान लो हम सेलेक्ट करेंगे एस बेस को यहाँ पे 500 MVA ले लेते हैं और बी बेस को हम ले लेते हैं 10 किलो वोल्ट। अलग है दोनों, या फिर सर यहाँ पे 500 गिवन है इसीलिए ले लिए क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को मन किया 500 लिए, मन करेगा 400 ले लेंगे, जो मन करेगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे पर यूनिट का कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा बताओ, J10 इंटू 500 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड मतलब होल पावर क्यूब। ऐसे ही था, मतलब स्क्वायर होगा यहाँ पे। ऐसे ही करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे पर यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। यस सर। देखो 10 इंटू ये हो जाएगा 500 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। ये देखो 50 मिल गया हम लोग को, मतलब J50 पर यूनिट। अब देखो सिंपल सा बात है, ये एक डाटा सेट गिवन है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया, ये यहाँ पे पेस्ट कर लिया। दूसरा सेट ऑफ डाटा क्या गिवन है, दूसरा सेट ऑफ डाटा ये गिवन है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हम लोग को चेक करना है, हम लोग को तो यहाँ पे गिवन है ना एक्स ओम कितना है 10 ओम पर फेज, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, एक्स एक्चुअल का वैल्यू निकालेंगे और इससे सॉल्व करेंगे और एक्स एक्चुअल का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि J10 ओम आ रहा है कि नहीं, मतलब एक्स एक्चुअल जो है वो J10 आ रहा है कि नहीं। दोनों में बेस वैल्यू अलग है, यहाँ पे 2011 है, यहाँ पे 520 है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्चुअल वैल्यू। हम लोग को पर यूनिट पता है, पर यूनिट में क्या मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल मिलता है, बेस वैल्यू। पर यूनिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल बाई बेस होता है, तो एक्चुअल इज इक्वल्स टू हो जाएगा पर यूनिट इनटू बेस। अब बेस हम लोग यहाँ पे एक्चुअल रिएक्टेंस है, तो पर यूनिट रिएक्टेंस का कितना है, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। इस साइड में हम इस साइड का बना रहे हैं, एक्चुअल को हम लोग को फाइंड करना है। पर यूनिट का वैल्यू कितना है, तो J50 इनटू बेस वैल्यू, कौन सा बेस वैल्यू, जेड बेस वैल्यू, और जेड बेस का फॉर्मूला हम लोग को पता है वी बेस स्क्वायर बाई एस बेस होता है। यहाँ पे वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू J50 इंटू वी बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10 टू दी पावर 6। सॉल्व करते हैं कितना आता है, 50 इंटू, अब तो मेरा भी सिर जो है गर्म हो गया है, ये हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाई
500 into 10 to the power 6, ये आ गया 10, Yes. मतलब J10 लिखेंगे हम लोग, J10 ओम। ये एक्चुअल वैल्यू है ना, तो एक्चुअल वैल्यू तो ओम में यूनिट लिखेंगे ना, उसमें पर यूनिट आ रहा था तो वहां पे पर यूनिट लिख रहे थे। अब यहाँ पे एक्चुअल निकालते हैं। एक्चुअल इज इक्वल्स टू, पर यूनिट का क्या वैल्यू है, तो J16.52 इंटू एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 11, मतलब ये बेस इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। निकालते हैं इसको फटाफट। 16.52 इंटू ब्रैकेट ओपन 11 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर 6। ये कितना आ रहा है 9. सर ऊपर स्क्वायर नहीं किए सर। स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर सर। तो वही हम सोचे कि ऐसा क्यों आ रहा है। देखो 9.999 आने लगा। अगर इसमें और हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू बताओ इसका कितना लिखे थे, और 1-2 डेसिमल तक। 16.52 के बाद ईजी का जो वैल्यू हम लोग ईजी पर यूनिट का जो निकाले थे, एक्स पर यूनिट, हम खुद देख ले क्या। इसका इतना ही लिखा है सर आप। ऐसे कैसे लिख देंगे इतना ही। एक मिनट रुक जाओ। सर 0.5289 2561983। हाँ बताओ कितना है वो, लिखे हम इतना ही थे। सर 0.5289 2561983। 2561983। सर जब 5। इसको करेंगे ना सर, यही है ना, सही लिख रहा है ना, स्क्रीन में देख पा रहे हो तो। यस सर, यस। इसको Yes, जब sir. इक्वल करेंगे तो देखो ये वैल्यू 10 के अप्रोच हो रहा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू J10 आएगा। तो हम लोग को इससे क्या कंक्लूजन समझ आया, इससे ये कंक्लूजन समझ आया कि हम लोग बेस वैल्यू कुछ भी ले लें, पर यूनिट का वैल्यू कुछ भी आ जाए, जब बेस और पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हम लोग को एक्चुअल वैल्यू सेम आना चाहिए। देख पा रहे हो तुम लोग, यहाँ पे प्रूव भी कर दिया हम। पर यूनिट Yes. का वही खासियत है। अगर तुमको 211 आसान लग रहा है तुम 211 से करो, अगर तुमको 510 आसान लग रहा है तो 510 लेकर के करो। अगर 500 क्यों जाए सर, हम 100 पे करेंगे, 100 और 10 पे करेंगे, सो दैट कैंसिल करना आसान होगा, 100 एंड 10 पे करो, लेकिन एक्चुअल वैल्यू सेम आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 10 ओम, हम लोग पर यूनिट निकाले, एक पर यूनिट में आया J16, यहाँ पे दूसरे पर यूनिट में मतलब दूसरे बेस में पर यूनिट का वैल्यू निकाले J50। अगर रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, रेड वाले से बनाएंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे J16.52, बस उसी जगह ब्लू वाले से बनाएंगे, मतलब ये वाले से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे रिएक्टेंस को J50। जिस तरीके से यहाँ जनरेटर का हुआ उसी तरीके से ट्रांसफार्मर का होगा, उसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन का होगा, उसी तरह से ट्रांसफार्मर 2 का होगा, उसी तरीके से मोटर का होगा, इसी तरीके से होगा। यस सर। समझ आया पर यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है, कैलकुलेशन को कितना आसान बनाता है हम लोग को। Yes. यस सर। चलो ठीक है, हम वीडियो को, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या। जी सर। सर वहाँ पे एक्स पर यूनिट में सर जो J10 लिखे है ना हाँ सर, ये कौन सा फॉर्मूला लिए थे वहाँ पे। देखो ये पूरा बेसिक सा हो गया। देखो ये होता है इम्पीडेंस Z, इसको हम लोग लिखते हैं क्या R प्लस JX। अगर इफ R इज इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग का यही Z कैसा कहलाएगा, JX कहलाएगा, यही होता है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होता है, यही होता है ना। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, X होगा। इसी के लिए J टर्म हम लोग सिर्फ नाम के लिए लिखते जाते हैं,
जब हम लोग करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे तुम देख पाओगे सबका एडिशन का सिर्फ हम लोग जो रिएक्टेंस है वो जे टर्म हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे टर्म हट गया ना सिर्फ, हाँ सर। बस वहां से जे टर्म हटा देते हैं और यहाँ पे नीचे रिएक्टेंस लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, ये यहाँ पे दिया हुआ है 10 एंगल 30, यहाँ पे एक रिएक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है J10 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है -J2 ओम, ठीक है, -J है। अब पूछा जा रहा है यहाँ से करंट का वैल्यू फाइंड करो, तो करंट का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 एंगल 30 डिवाइडेड बाई 10 - 2 8। कैसे ऐसा लिख सकते हैं सर? इसका पहले तो जोड़ करके कितना होगा Z, तो प्लस का J8 होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, √0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 होगा। उसी Z को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 8 हो गया। तो J टर्म से हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, समझ पा रहे हो? J टर्म हम लोग को सिर्फ ये दिखाने के लिए यूज करते हैं कि वो रिएक्टेंस है। आई थिंक तुम लोग पर यूनिट में अब थोड़ा सा अच्छा कमांड बना लिए हो, अब बस तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इस तरीके से करो, एक हम तुम लोग को होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, या फिर छोड़ दो, तुम लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करो। अगर पर यूनिट में दिक्कत होगा, एक्चुअली वो क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब उसमें तुम लोग हो सकता है उलझ जाओ, बट देखो इसको ज़्यादा तुम लोग को परेशान नहीं होना है कि मतलब इसको हम बना करके ही रहेंगे। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बीटेक वालों को भी नहीं बनता है। जैसे हम जब कॉलेज में थे तो मेरे से भी ये क्वेश्चन सब नहीं बनता था, लेकिन अब हमको ये सब बहुत ईजी लगता है। तो बस तुम लोग अटेम्प्ट देना, अगर क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम बता देंगे कैसे बनाना है, लेकिन पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन डिप्लोमा से कोई लेना देना हमको नहीं लगता है होगा इसका, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा जो हम अभी देने वाले हैं, ठीक है। बस तुम लोग ले लो क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कि तुम लोग का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये हमारा केस 2 का है, ठीक है। मोटर रेटिंग क्या दिया हुआ है, तो इसका पर यूनिट का गिवन है। केस 2 क्या था, पर यूनिट का गिवन था ना, J0.2 पर यूनिट। इसका दिया हुआ है 500 MVA 11 kV। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कितना दिया हुआ है 11 kV बाई 66 kV। पावर रेटिंग दिया हुआ है इसका 100 MVA, और इसका दिया हुआ है XT1 J0.1। ट्रांसमिशन लाइन का हमेशा पर यूनिट में नहीं गिवन होता है, इसका हम लोग को हमेशा ओम में गिवन होता है वैल्यू, J20 ओम पर फेज। ट्रांसफार्मर 2 66 kV डिवाइडेड बाई 11 kV, और इसका दिया हुआ है XT2 J0.1 पर यूनिट। पावर कितना दिया हुआ है, तो 100 MVA। इसका दिया हुआ है 11 kV, और XM का वैल्यू दिया हुआ है J0.2 पर यूनिट। पावर दिया हुआ है 500 MVA। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है। क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो भी पर यूनिट गिवन है ये अपने बेस वैल्यू पे गिवन है। ये जो भी पर यूनिट गिवन है ये अपने बेस पे, अपना बेस क्या हो गया, तो 500 MVA और 11 वोल्ट। इसका अपना बेस मतलब क्या, 100 MVA और 11 kV। इसका अपना बेस कहने का मतलब क्या, 100 MVA और 11 kV। इसमें हम लोग 66 नहीं जाएंगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये तो प्राइमरी सेकेंडरी सेम होता है ना। मतलब अगर हम लोग यहाँ 11 kV सिलेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, इस तरीके से होता है। ये जो पर यूनिट दिया हुआ है ये 500 और 11 kV पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग को सिलेक्ट करना है। इसका हम लोग को क्या सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ का पावर रेटिंग कितना है, तो 100 हम लोग ले लेंगे, और फिर या फिर क्वेश्चन में जो बोलेगा, मान लो ड्रॉ रिएक्टेंस डायग्राम ऑन 200 MVA एंड या फिर at 11 kV बेस। इस बेस वैल्यू पे हम लोग को रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ बेस मेथड यूज करेंगे। बहुत मजेदार रहेगा तुम लोग को, शाम में भी क्लास है, शाम में भी होगा, आप बात करते हैं उसमें।
इसका बन जाएगा तुम लोग से, अगर नहीं भी बने तो उतना परेशान नहीं होना है, बट अगर जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना लेगा, समझ लो तुम लोग बहुत आगे हो, मतलब बहुत स्टूडेंट से बहुत आगे, इनफैक्ट तुम लोग बीटेक वालों से भी आगे हो, ये तुम लोग मान सर सकते हो। ट्रांसमिशन लाइन में सर 66 लेना पड़ेगा ना बीच में, बिल्कुल, लाइन ट्रांसमिशन बाकी लाइन तो में हम लेना लोग जैसा हम लोग लास्ट केस में किए ट्रांसमिशन लाइन का, उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। अगर 11 है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में लिखा ना वो ऑन वोल्टेज साइड, लो तो वोल्टेज हम साइड लोग या हाई हमेशा जो वोल्टेज बेस साइड, वैल्यू गिवन होता है उसी को 11 लेंगे। लेंगे। हाँ, अगर सपोज करो ये 10 होता, मान लो ये 10 गिवन होता, तो हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज का लाइन बनाते हैं। कैसा लाइन बनाते हैं? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10/60 होगा, यहाँ पे 60/10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, मतलब यहाँ पे 10 मतलब 10, यहाँ पे 10 अगर पर यूनिट में गिवन है तो 10 लेंगे, यहाँ पे पर यूनिट में गिवन नहीं है तो यहाँ पे 60 लेंगे। 66 से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, समझ पा रहे हो? एक वोल्टेज का लाइन बनाएंगे पहले, फिर हम लोग यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ है तो पर यूनिट में जो वैल्यू बोला है उसी को लेंगे, क्योंकि पर यूनिट का प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ी होता है, पर यूनिट तो पर यूनिट होता है ना ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे 10 क्वेश्चन में बोला है 11 kV, इसी के लिए थोड़ा सा तुम लोग का आसान हो जाएगा, 11 kV से कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से। इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, और जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं हमको लगता है तुम लोग अटेम्प्ट दोगे तो बन जाएगा। बट अगर नहीं बने तो ऐसा नहीं होना है कि ये क्वेश्चन हम लोग का डिप्लोमा एग्जाम में आएगा, सर नहीं बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पर यूनिट तुम लोग जितना अच्छे से पढ़ लिए हो, हमको लगता है तुम लोग पर यूनिट में अब अपने लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे तुम लोग मास्टर बन चुके हैं। बस थोड़ा सा उसको कैसे आता है फॉर्मूला, कैसे क्या होता है, क्योंकि मेन तो ये फॉर्मूला है ना, ये पर फॉर्मूला अगर लिखने आ गया हम लोग को तो समझ लो तुम लोग ऐसे ही, टीचर बोलेगा ये फॉर्मूला लिखो, सर लाइए चौक लाइए, एस बेस न्यू डिवाइडेड बाई एस बेस ओल्ड इंटू बी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई बी बेस न्यू का होल स्क्वायर। सब सॉफ्ट हो जाएंगे कि डिप्लोमा स्टूडेंट इतना कैसे लिख पा रहा है। बट क्या ये टफ है? अब तुम लोग लिख पाओगे ना आराम से? यस सर। कुछ टफ नहीं है, तो वही डिफरेंस होता है। और एक टीचर का मेन काम वही होता है कि काम को आसान बना देना, घोल करके पिला तो नहीं देंगे ना, मतलब तुम लोग को ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ चूरन लाएंगे और दे देंगे, बोलेंगे कि लो पर यूनिट का चूरन है पी लो, यही है। अब इसमें जो स्टूडेंट जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेगा उसके लिए पर यूनिट उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो स्टूडेंट कम प्रैक्टिस करेगा उसको पर यूनिट थोड़ा सा टफ लगेगा, और जो देख करके छोड़ देगा कि हाँ हम समझ गए, उसके लिए पर यूनिट उसको ऐसा समझ आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ना वर्चुअली उसको समझ आ रहा है, एक्चुअली उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि टीचर तो क्लास में सबको पढ़ाता है ना। क्या चीज? प्रैक्टिस कहीं से भी कर लो, पर यूनिट का क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, नेट में सर्च कर लेना पर यूनिट का क्वेश्चन। मेरे पास जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हायर लेवल का है, हालांकि हम शेयर कर देंगे तुम लोग से वो सब भी क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर तुम लोग फिर बोलोगे सर हमको तो डिप्लोमा का क्वेश्चन, वो डिप्लोमा का क्वेश्चन नहीं है। डिप्लोमा का क्वेश्चन के लिए निराली बुक में भी हम देखे पर यूनिट का क्वेश्चन बहुत टफ दिया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा तुम लोग को फील होगा कि टफ है, उतना टफ नहीं आएगा तुम लोग का एग्जाम में। लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, पेपर हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर है वहां पे पर यूनिट का तो फिर उस पर कर सकते हो उसका प्रैक्टिस। मेरे पास जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसका हम देखेंगे, अगर कुछ पर यूनिट का क्वेश्चन होगा हम तुम लोग को बिल्कुल होमवर्क के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम यहाँ पे स्टॉप, ज़्यादा लंबा हो